Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss one of the most important topic of this chapter, that is light reactions. So let's move to the classboard. Dear students, light reactions. तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस, उसको समराइज करता हूँ फिर आगे मूव करते हैं कि फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में हो रही है. फर्स्ट फेज है लाइट रिएक्शंस, या जिसको हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. क्लियर? और इस फेज में एटीपी और एनएडीपीएच, ये दो हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो हैं, कंपाउंड्स जो हैं, वो बनाए जाते हैं बाय यूजिंग सोलर एनर्जी. ठीक है, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके. इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है. इस वजह से इनको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं या लाइट रिएक्शन कहते हैं. ये पहली फेज है फोटोसिंथेसिस की. दूसरी फेज में जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, उसमें यही एनर्जी जो इस रिएक्शन में बनेगी, एटीपी और एनएडीपीएच, इसको इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जा सके शुगर्स में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट फेज हमने स्टार्ट की थी. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फोटो सिस्टम को डिटेल से पढ़ लिया कि किस तरह फोटो सिस्टम अपना काम करते हैं, और हमने उसमें उसकी दो टाइप्स भी पढ़ी. याद है आपको, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. फोटो सिस्टम 1 ये 700 नैनोमीटर वेव लेंथ जो है उसको एब्जॉर्ब करता है. बेसिकली ये 700 नैनोमीटर जो रिएक्शन सेंटर की क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, ये उसकी वेवलेंथ बताई जा रही है. और फोटो सिस्टम 2 वो 680 यानी कि 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है. और ये भी एब्जॉर्बेंस जो बताई जा रही है, ये रिएक्शन सेंटर के अंदर मौजूद जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है उसकी बताई जा रही है. क्लियर? चलें, अब डियर स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं. सो लाइट रिएक्शंस में जब सूरज की रोशनी पड़ी, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एंटीना कॉम्प्लेक्स उसको गैदर कर रहा है, फिर अल्टीमेटली किसके ऊपर वो उसको फेंक रहा है, रिएक्शन सेंटर पे. और फिर रिएक्शन सेंटर क्या करता है, उसके अंदर मौजूद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक नियर बाय जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके ऊपर फेंक देता है. और इलेक्ट्रॉन्स फिर उस ट्रांसपोर्ट चेन पे ऐसे मूव करते जाते हैं. और इस इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान एनर्जी जो रिलीज होती है, उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है एटीपी बनाने के लिए और एनएडीपीएच बनाने के लिए. क्लियर? अब जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है उस फ्लो के दौरान, जो नॉन साइक्लिक फ्लो के दौरान, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फॉर्मेशन, बल्कि इसको हेडिंग में ले लेता हूं मैं. ठीक है, तो पहले फॉस्फोरिलेशन. एक्चुअली हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए जो डार्क रिएक्शन, उसके लिए चाहिए क्या, एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच. तो फॉस्फोराइलेशन इन जनरल वे अगर हम बात करें, इट इज द ट्रांसफर of phosphate group to a protein or a sugar. Here is called phosphorylation. Phosphorylation, या इन जनरल टर्म हम इसको कहते हैं, इन बायोलॉजिकल टर्म्स, दैट the formation
of ATP of adenosine triphosphate is called phosphorylation. क्लियर? तो एटीपी के बनने को भी हम फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं, या फिर फॉस्फेट ग्रुप का किसी प्रोटीन या किसी दूसरे जो मॉलिक्यूल के ऊपर शिफ्ट करना, ट्रांसफर करने को भी फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। अब फॉस्फोराइलेशन दो तरह की होती है, दो टाइप्स हैं इसकी, यानी एटीपी बनाने के दो तरीके हैं। नंबर वन इज नॉन साइक्लिक phosphorylation, and number two is cyclic phosphorylation. तो इन दोनों में फर्क क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी during non-cyclic electron flow is called non-cyclic phosphorylation. While cyclic phosphorylation, it refers to the formation of ATP during cyclic flow of electrons. Is called cyclic phosphorylation. क्लियर? दोनों फर्क समझ आ गए डियर स्टूडेंट्स? तो साइक्लिक साइकिल से रिलेटेड है, और साइकिल का मतलब साइंस के अंदर कोई भी ऐसा प्रोसेस जो जहां से एंड हो वहीं से दोबारा शुरू हो जाए, उस प्रोसेस को कहा जाता है। तो अगर इस मैनर में एटीपी बने, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें कि जो जहाँ से एंड हुआ वहीं से शुरू हो गया, इसे साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और अगर वो एक एंड से शुरू हो और दूसरे पे ख़त्म हो जाए, दोबारा यहाँ से नहीं शुरू हो बल्कि नए सिरे से कोई प्रोसेस स्टार्ट होकर दोबारा से बने, तो उसे कहते हैं नॉन साइक्लिक, यानी कि उसमें वो रिसर्कुलेशन और सर्कुलेशन वाला प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, एक मज़े की बात बताऊँ कि आम रूटीन में जो एटीपी बनती क्या है, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या बनना है, एटीपी और एनएडीपीएच। जो रूटीन में जो एटीपी बनने का प्रोसेस है, जो प्रीडोमिनेंट टाइप है, वो नॉन साइक्लिक है। याद रखिएगा इस बात को, इट इज प्रीडोमिनेंट फॉस्फोरिलेशन, और जबकि ये लेस डोमिनेंट है, ये सिर्फ जरूरत पड़ने पे होगा साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। नॉर्मल रूटीन में सिर्फ नॉन साइक्लिक चलेगी। और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के जरिए जो बनती है, जो एटीपी बनती है डियर स्टूडेंट्स, वो उसको जी स्कीम भी कहते हैं। इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड जी स्कीम। क्लियर? और फिर उसके बाद इसके एंड पे मैं इसको कंपेयर भी करूंगा। तो पहले समझ लेते हैं इसको, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन को।
क्लियर? इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि बनना क्या है एटीपी और एनएडीपीएच, लेकिन किस प्रोसेस के जरिए? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के जरिए, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो तो करेंगे लेकिन साइक्लिक मैनर में नहीं करेंगे। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने पढ़ा था लाइट रिएक्शंस, आपको याद होगा। तो उसके 6 स्टेप्स में ये काम होता है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 1, of non-cyclic फॉस्फोरिलेशन। और फॉस्फोरिलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है? सो स्टेप नंबर 1, द फर्स्ट स्टेप so in the first step the light is absorbed by photosystem 2। पहले photosystem 2 इसको absorb करेगा, and the chlorophyll A of reaction center of photosystem 2 gets excited gets its electron excited, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा एक फोटोन से, एंड द नियर बाय, क्योंकि रिएक्शन सेंटर की बात हो रही है तो उसमें एक तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल था, दूसरा उसमें क्या था? देयर वाज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसके पास रिएक्शन सेंटर में immediately accepts the electron जो कि एक्साइटेड फॉर्म में है। ठीक है? उसका एनर्जी लेवल हाई हो चुका है, एंड पास on to electron transport chain। अब इससे क्या हुआ? जब इस क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? किसी भी मॉलिक्यूल में से, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो द chlorophyll A of photosystem 2 gets oxidized क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, and an electron hole, जहां से वो निकला वहां पर इलेक्ट्रॉन होल, सुराख बन गया, is created which must be filled, which must be
filled, क्योंकि जब तक वो फिल नहीं होगा तो वो जो क्लोरोफिल ए है रिएक्शन सेंटर की, वो क्या रहेगी, वो ऑक्सीडाइज फॉर्म रहेगी, और ऑक्सीडाइज फॉर्म में वो नुकसान पहुंचा सकती है सेल को। अब आगे चलते सेकंड स्टेप में। Now the second step, सेकंड स्टेप में अब उस इलेक्ट्रॉन होल को भरना है जैसे मर्जी हो, तो वो एक प्रोसेस के जरिए होगा, दैट इज फोटोलाइसिस। इसमें आप हेडिंग भी दे सकते हैं फोटोलाइसिस की, फोटोलाइसिस, सेकंड स्टेप। सो द होल is filled by electron extracted by the enzyme which splits water in the presence of light। वो सूरज की रोशनी में वो एंजाइम क्या करता है कि वाटर को स्प्लिट करेगा, ठीक है, in the presence of light into 2 hydrogen plus 1 oxygen, that is molecular oxygen। ये ऑक्सीजन क्या करेगी, which combines with already present oxygen and is released in atmosphere, और वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाएगी। क्लियर? और इसमें से जो हाइड्रोजन, जो 2 हाइड्रोजन आयंस एक्चुअली बने हैं, उनमें से जो इलेक्ट्रॉन एक निकला है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करेगा। क्लियर? सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। द ब्रेकडाउन of water in the presence of light, by enzyme। अब यहां पर बार बार एक वर्ड आ रहा है एंजाइम का। डियर स्टूडेंट्स, ये एंजाइम क्या है? दिस एंजाइम इज एक्चुअली और कोई नहीं है, फोटोसिस्टम 2 खुद ही है। द फोटोसिस्टम 2 वो यहां पर एंजाइम के तौर पर भी एक्ट कर रहा है। फोटोसिस्टम 2 ये मल्टी कंपोनेंट एक यूनिट है, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जो ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाता है, ये इन्वॉल्व है इन द रिडक्शन ऑफ प्लास्टोक्विनोन, वो आगे चलकर मैं बताता हूँ किस तरह से, और साथ ही साथ में इसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि वाटर को तोड़वाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये एंजाइम, ये हमारे बुक में भी मेंशन्ड है कि एक एंजाइम है खास तौर पर जो कि इसके लिए इन्वॉल्व है। तो वो एंजाइम क्या है? इट इज़ फोटोसिस्टम 2। तो मतलब ये कि ये एंजाइम के तौर पर इसलिए एक्ट कर रहा है, इसके पास वो मशीनरी अल्लाह ताला ने इसको सप्लाई की है कि जो ऑक्सीजन, जो वाटर को स्प्लिट कर सकती है, जो वाटर को रोशनी की मौजूदगी में, लाइट की प्रेजेंस में स्प्लिट कर सकती है। ठीक है? सो बाय एंजाइम फोटोसिस्टम 2 इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोलाइसिस, दैट इज फोटोलाइसिस। तो ये 2 स्टेप हो गए। नाउ थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3,
सो इन द थर्ड स्टेप, अब ये जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज हुआ, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो कहाँ से रिलीज हुआ था, इस क्लोरोफिल्म से। होल तो फिल हमने करवा दिया, किससे, वो फोटोलाइसिस के जरिए। अब जो यहाँ से एक्साइट हुआ था वो किसने एक्सेप्ट किया था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, और उसको कहाँ पर फेंका था, द नियर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। नाउ द इलेक्ट्रॉन फोटो एक्साइटेड, उसको हम फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कह लेते हैं, क्योंकि वो लाइट के पड़ने से हुआ था। फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन is moved from photosystem 2 to photosystem 1। फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 तक पहुंचाया जाएगा, बट इन दोनों के दरमियान देयर इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बट देयर इज एन इलेक्ट्रॉन, पहुंचाना तो इन दो सिस्टम्स के दरमियान जो ट्रेवल करना है वो किसके जरिए होगा, बाय एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर? अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट कंप्राइजेस, इसमें है क्या क्या, इट कंप्राइजेस ऑफ नंबर 1, इट कंप्राइजेस ऑफ plastoquinone, abbreviated as PQ, and 2 cytochrome complexes and a copper containing protein plastocyanin, clear, abbreviated as PC। तो ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, CU, क्लियर। सो ये तीन इसके अंदर मेजर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 के दरमियान में मौजूद है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को इस ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 तक पहुंचाया जाएगा। तो ये 3 स्टेप हो गए। नाउ द फोर्थ स्टेप, fourth step, as electrons move down, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे, as the electrons move down the electron transport chain, ETC, electron transport chain, clear, they release energy। वो क्या करेंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे एनर्जी रिलीज करते जाएंगे, दे रिलीज एनर्जी, वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, which is used by thylakoid membrane, वो एनर्जी कौन इस्तेमाल करेगा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, किसके लिए, फॉर द synthesis of ATP, for the synthesis of ATP, clear। तो यहां पर क्या हुआ, फॉस्फोरिलेशन, यहां पर क्या हुआ, फॉस्फोरिलेशन। तो जैसे जैसे वो डाउन तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मूव करते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जब वो जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास, तो डियर स्टूडेंट्स वहाँ पर क्या होगा कि ये एनर्जी रिलीज करेंगे, वही एनर्जी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इस्तेमाल करेगी, किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। यानी यहाँ पर होगी केमी ऑस्मोसिस के जरिए
बाय कैमी ऑस्मोसिस। ये पूरा लंबा टॉपिक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये समझाऊंगा आपको आने वाले चंद लेक्चर्स में। कैमी ऑस्मोसिस, तो एटीपी बन कैसे रही है, यानी फॉस्फोरिलेशन हो कैसे रही है, बाय कैमी ऑस्मोसिस, जिसमें इन थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है एनर्जी जो है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। फोटो फॉस्फोरिलेशन भी कहेंगे, फोटो फॉस्फोरिलेशन कहेंगे। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ स्टेप। अब हम मूव करते हैं पांचवें स्टेप की जानिब। द फिफ्थ स्टेप, अब इस स्टेप में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है टू द बॉटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये इलेक्ट्रॉन अब पास कर दिया जाएगा टू द फोटो सिस्टम 1। द इलेक्ट्रॉन जो कहां से चला था, यहां से क्लोरोफिल से जब वो एक्साइट हुई थी, फिर वो कहां पहुंचा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के पास, वहां से कहां पे पहुंचा, प्लास्टोक्विनोन्स के पास, फिर वहां से साइटोक्रोम के पास, फिर उसके बाद प्लास्टोसाइनिन के पास। अब वो कहां पे पहुंचेगा, द इलेक्ट्रॉन इवेंचुअली reaches द फोटो सिस्टम 1, और फोटो सिस्टम 1 में कहां पर, इन द फोट इन विच द लाइट ऑलरेडी, इससे पहले एक्साइटेड द क्लोरोफिल, उसने भी क्या किया था, क्लोरोफिल ए को एक्साइट कर दिया हुआ है क्योंकि दोनों फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम नाम ही है क्योंकि लाइट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फोटो सिस्टम 1 है उसकी, इन विच द लाइट ऑलरेडी एक्साइटेड द क्लोरोफिल ए, क्रिएटिंग अ होल, उसमें भी एक होल बन चुका है, एक सुराख बन चुका है। तो जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा है जहां पर फोटो सिस्टम 1 के पास, दिस इलेक्ट्रॉन is used to fill the hole of oxidized chlorophyll A of reaction center, किसके, ऑफ फोटो सिस्टम 1। परेशान ना हो, जब डायग्राम बनाऊंगा तो मजीद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब हम आते हैं इसके लास्ट स्टेप की तरफ, द फाइनल स्टेप। सो डियर स्टूडेंट, नाउ द सिक्स्थ स्टेप, द सिक्स्थ स्टेप। तो टोटल 5 स्टेप हम पढ़ चुके हैं, ये छठा और आखिरी स्टेप है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का। तो डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या इसमें, the photoexcited electron from photosystem 1 is accepted by the primary electron acceptor of photosystem 1, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 का अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, क्योंकि उसका अपना रिएक्शन सेंटर था। सो फोटोसिस्टम 2 इसका अपना रिएक्शन सेंटर है, तो इसका अपना रिएक्शन सेंटर का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होगा। तो जब फोटो एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन है, जो क्योंकि उसके ऊपर भी रोशनी पड़ रही है, तो वो कौन, उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1, व्हिच देन passes to another electron transport
चेन, क्लियर, उसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो थी वो 1 थी, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, प्लास्टोक्विनोन से, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आया, फिर उसके बाद प्लास्टोसाइनिन आया, क्लियर। सो ये दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है which pass the photo excited electron to an iron containing protein, iron, clear, an iron containing protein called ferredoxin, which is abbreviated as FD, clear। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ एन एंजाइम, एक एंजाइम मौजूद है यहां पर, NADP reductase pass the electrons from ferredoxin यानी कि FD to NADP, क्लियर, उसको पास करेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स हैं NADP यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट उसको एक्सेप्ट करेगा और साथ में हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, to be converted into NADPH, क्लियर। और याद रखिएगा ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट अ टाइम हो रही हो। रिडक्शन इन द सेंस क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है, जबकि खुद ये NADP है, ठीक है, वो जिनसे जहाँ से वो पास ऑन हो रहे थे इस एंजाइम से, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द लाइट रिएक्शंस टेक प्लेस। यहाँ पर NADPH भी बन चुका और इससे प्रीवियस स्टेप नंबर 4 में ATP भी बन चुका था, और यही मकसद था किसका, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का। तो आइए चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स खाली सिर्फ आपको यही ड्रॉ करने के लिए आ सकती है और इसी से एक्सप्लेनेशन मांगी जा सकती है आपकी। सो लेट अस स्टार्ट। सो दिस इज photo system 2, तो फोटो सिस्टम किसे कहते हैं, दैट इज अ क्लस्टर ऑफ, it is a cluster of photosynthetic pigments, clear। So these are the photosynthetic pigments and it is the photosystem 2। इसको 2 और दूसरे को 1 क्यों कहते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, क्यों कहते हैं ऐसा? सो आपको बताया था और डेफिनेटली आपको याद होगा, ऑन द इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द डिस्कवरी। पहले फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको 1, जो पहले डिस्कवर हो उसको 1 का नाम दे दिया, जो बाद में उसको 2 का नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर मौजूद है क्लोरोफिल A और इट इज हैविंग, इट एब्जॉर्ब्स द लाइट एट 680 नैनोमीटर्स। आपको याद है क्लोरोफिल A 4 टाइप्स की हैं, फर्दर आके रेड जो एब्जॉर्बिंग पीक्स हैं उसके बिहाफ के ऊपर, उसमें डिफरेंस की वजह से। सो 670, 680, 690 एंड 700, ठीक है, 4 टाइप्स थी बताइए आपको। सो फ्रॉम हेयर
So we have primary electron acceptor. So here is primary electron acceptor of this photosystem. ठीक है, तो यहां पर क्या पड़ रही है? सनलाइट, सनलाइट। ठीक है, तो यहां से ये रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल एक्साइट हुए और इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आगे किस को एक्सेप्ट किसने किया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द रिएक्शन सेंटर। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे गए हैं। अभी आपको बताता हूँ, पहले इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, और यहाँ पर एट द सेम टाइम फोटोलाइसिस भी करवानी है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप है, सो वाटर it is splitted into 2 hydrogen ions plus half molecular oxygen और प्लस यहाँ से क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज डन अगेन बाय यूजिंग लाइट। क्लियर, ये वो लाइट की मौजूदगी में हो रहा है। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दे विल फिल द होल, ये होल को फिल कर रहे हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। सो हियर वी गो। So here is the plastoquinone electron transport chain. उसके बाद फिर there is cytochrome complex, here, and then at the end there is plastocyanin, the copper containing protein, and it is finally reaching तो डियर स्टूडेंट्स, जरा इस बात को, जरा टेक्निकल बात को देखिएगा। मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि इसके लेवल को कंपेयर कर सकें। ये है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 इससे थोड़ा सा ऊपर हम बनाएंगे। उसकी रीज़न, ये टेक्निकल पॉइंट है डियर स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, इनके लेवल्स में फ़र्क है। आप अपनी बुक में भी चेक कीजिए, ये सेम लेवल पे नहीं है। अगर आप सेम लेवल पे ड्रॉ करेंगे तो टेक्निकली गलत हो जाएगा। उसकी रीज़न, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल कम है और फोटो सिस्टम 1 का एनर्जी लेवल इससे ज़्यादा है। तो जिसका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो उसको थोड़ा सा ऊपर बनाना है, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है? उसकी जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है 700 नैनोमीटर्स को। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम टेक्निकली वी विल ड्रॉ इट जस्ट अ लिटिल अबव द फोटो सिस्टम 2। सो इट एब्सॉर्ब्स द वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर्स। ये बात बहुत टेक्निकल बताइए, इसको रिपीट करके बार बार सुनें। क्लियर? फिर इसका अपना primary electron acceptor, and this is going to pass on to ferredoxin,
and over here the ferredoxin will pass on to NADP reductase. नाम ही इसका रिडक्टेज है, तो क्या करवाना फिर इसने, रिडक्शन ही करवानी, ठीक है। सो दिस इज द प्राइमरी ओवर हियर, द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये किसका है, फोटोसिस्टम 1 का। और इसी तरह से सूरज की रोशनी पड़ रही है यहाँ पर भी, दोनों फोटो सिस्टम्स हैं, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं शो करने लगा हूँ एनर्जी लेवल, ये जो बार है आपको, सो दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नीचे से ऊपर हाई, तो ये हाई एनर्जी एंड दिस इज लो, इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ लो। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं अभी। सो यहाँ से निकले 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास आए, इसने आगे पास किए 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसने आगे पास किए 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स and they're reaching this 2 electrons, फिर यहाँ से again the 2 electrons and 2 electrons and 2 electrons, clear। और ultimately यहाँ पर क्या होने वाला है, सनलाइट को मैं यहाँ से शो कर देता हूँ इसके ऊपर, वहाँ पर स्पेस थोड़ी सी कम पड़ गई थी। सो ओवर हियर द NADP is converted into NADPH। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी इस्तेमाल हुए, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, 2 हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। सो फाइनली अचीविंग, और यहाँ पर at this step, at this whole step, in यहाँ पर क्या होगा, ATP synthesis, clear, यानी कि phosphorylation। तो आइए अब इसको ज़रा समराइज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, तो लेवल थोड़ा सा ऊपर रखना है, ये डॉटेड लाइन मैंने इसलिए आपको लगा के दिखाई। तो फोटो सिस्टम 2, लाइट पड़ी इसके ऊपर, ये 680 नैनोमीटर, इसकी जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, इस वजह से इसका नाम ये रखा गया। तो लाइट पड़ने से इसके क्लोरोफिल ए ऑफ रिएक्शन सेंटर ऑफ दिस फोटो सिस्टम 2 एक्साइट होगी, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और वो इसके चूँकि उसी के साथ ही क्या पड़ा हुआ रिएक्शन सेंटर में, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पड़ा हुआ है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा और इसको फिर पास करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। सो दिस होल इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्लियर। और फिर यहीं पे बात रखता हूं, पहले ये वाली बात अब इसको कंप्लीट कर लें। सो दिस इज द स्टेप 1, ये क्या हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या होगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है क्लोरोफिल में से, तो उसमें एक होल क्रिएट हो गया। स्टेप नंबर 2 याद आया आपको, उस स्टेप को अब फिल करना है, वो किसने करना है कि सूरज की रोशनी जो वाटर के ऊपर पड़ती है, तो फोटो सिस्टम के अंदर वो सिस्टम मौजूद है, ये मल्टीपर्पस यानी कि फोटो सिस्टम है। ये जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है इसको, और ये प्लास्टोक्विनोन को रिड्यूस भी करवा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, इसको पास हो रहे हैं इसके पास। और तीसरा इसका काम यह है कि एंजाइम के तौर पर भी एक्ट करता है। तो लाइन में सेकंड पॉइंट की पहली लाइन में यही बात लिखी हुई है कि वो बाय एन एंजाइम, फोटोलाइसिस बाय एंजाइम। तो वो एंजाइम एक्चुअली फोटो सिस्टम 2 इटसेल्फ है, ठीक है, क्योंकि इसके पास वो स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो कि लाइट को गैदर करके और वाटर को तोड़ेंगे, इसके बगैर नहीं। तो वो वाला सिस्टम फोटो सिस्टम 1 के पास नहीं है। कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि भाई फोटोलाइसिस फोटो सिस्टम 2 ही क्यों कर रहा है, 1 क्यों नहीं कर रहा, हालांकि पानी दोनों के पास मौजूद है। तो द रीज़न इज़
कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वो सिर्फ और सिर्फ इस फोटो सिस्टम 2 के पास है, उसके पास नहीं है। तो जब इसकी मिसाल ऐसा ही है कि जब आपकी गाड़ी का इंजन है ही पेट्रोल इंजन, तो आप डीजल डालेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका इंजन है ऐसा कि ये इसको इस्तेमाल फोटोलिसिस करवा सकता है, उसका इंजन में ये सहूलत मौजूद नहीं है। सो दैट इज द रीजन यहाँ पर क्या होगा, वाटर इज स्प्लिटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फोटो सिस्टम 2 विच एक्ट्स एज एन एंजाइम, और ये क्या करेगा, इसको स्प्लिट करेगा 2 हाइड्रोजन आइंस में, हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, ये हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पहले से मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलके इट बिकम्स O2 एंड इट इज रिलीज्ड इनटू द एयर। ये फिर एयर में रिलीज कर दी जाएगी एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर। क्लियर। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो यही वाली, यहीं से। अब क्या हुआ कि जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन था उसने इस होल को फिल कर दिया। अब वो क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज नहीं रही, बल्कि अब वो दोबारा से रिड्यूस हो गई, दोबारा से रेडी है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पढ़ सके और लाइट पढ़ सके और प्रोसेस कंटिन्यू कर सके। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर फेंका, तो 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास किए पहले प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन ने आके उसको पास किए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने उसको पास किया। ये नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। ये नीचे की तरफ आने का मतलब है कि इनका एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, नीचे की तरफ लो होता जा रहा है। तो लो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते जाएंगे ये एनर्जी रिलीज करेंगे, वही एनर्जी इस्तेमाल होगी। ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये सारा सिस्टम मौजूद है इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, सो दैट इज, ये हमारे पास आ गया 3rd स्टेप, दिस इज द 4th स्टेप। ठीक है, और ये हमारे पास 5th स्टेप एंड दिस इज द 6th स्टेप। अब यहां से जो फोटो सिस्टम 1 है उसके पास भी ऐसे हुआ था, लाइट पड़ी थी, इलेक्ट्रॉन वो निकला था ऊपर और यहाँ पर भी होल क्रिएट हुआ था। तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे थे उन्होंने ही इसके होल को फिल कर दिया, और अब ये इलेक्ट्रॉन आके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 के पास चले गए हैं। अब ये फोटो सिस्टम 1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसने पास किया एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अब ये उसमें पास करेगा पहले आयरन कंटेनिंग प्रोटीन को, फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से आगे इसको पास किया जाएगा एक एंजाइम है NADP रिडक्टेज, नाम यही है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिडक्टेज। ये रिडक्शन करवाता है। रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करके और जो हाइड्रोजन वहां से निकल रहे थे उनको इस्तेमाल करके NADP को कन्वर्ट करवाएगा इनटू NADPH। तो ये 2 चीजें हमें चाहिए इस पूरे रिएक्शन में। करना क्या था लाइट रिएक्शन में, एक ये चाहिए था और एक ये चाहिए था। सो दिस इज हाउ, सो ये फाइनलाइज हो गया। तो यहाँ पर देखें कहीं पर ऐसा हुआ है कि यहाँ से पहुंचने के बाद वापस तो नहीं इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, ऐसा हुआ है कहीं पे, या यहाँ से पहुंचने के बाद वापस इधर आ गए हूँ, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ, कोई साइक्लिक मैनर में नहीं हुआ। ये है नॉन साइक्लिक, एक एंड से शुरू हुआ और दूसरे एंड पर जाकर खत्म। अब नए सिरे से सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इस तरह से जो बनती है एनर्जी ATP यानी फॉस्फोरिलेशन होती है, उसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। दिस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। अब इसमें देखें 2 सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। तो इससे जिगजैग पाथवे क्रिएट हो गया। इस जिगजैग पाथवे के जरिए नॉन साइक्लिक फैशन के जरिए जो एनर्जी बन रही है इसको हम जी स्कीम भी कहते हैं। याद आपको, आपने 9th क्लास में पढ़ा था जी स्कीम, द पाथवे फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द ATP इन लाइट रिएक्शंस। तो वो यही है, तो जी स्कीम इसको कहते हैं। इसमें 2 फोटो सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। अब एक इसी के साथ रिलेटेड एक टॉपिक डियर स्टूडेंट, उसको भी साथ में एडअप करता हूँ, पिन अप करता हूँ, क्योंकि वो इसी तरह से समझ आएगा। तो प्रीडोमिनेंट क्या हो रहा है, किस तरह से ATP बन रही है, किस तरह से ADP बन रही है, NADPH बन रहा है बाय दिस वे, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। ये प्रीडोमिनेंट है। एक और तरीका है, बाज़ औक़ात क्योंकि इस रिएक्शन के बाद दूसरा फेज कौन सा है फोटोसिंथेसिस का, जी डियर स्टूडेंट्स, दैट इज डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए ATP भी चाहिए, उसके लिए NADPH भी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगले कैल्विन साइकिल के लिए, यानी कि डार्क रिएक्शन के लिए, यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के लिए
इतनी एटीपी मुयस्सर नहीं है कि साइकिल को रन किया जा सके, केल्विन साइकिल को चलाया जा सके। तो फिर ये सेल क्या करेगा कि ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन को अभी रोक देगा। अब क्या होगा कि इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इस्तेमाल होगा। फोटो सिस्टम 1 क्या करेगा कि जो उसी तरह से फोटो एक्साइटेशन हुई, फोटो एक्साइटेशन हुई, इलेक्ट्रॉन गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने भेजे किसको, फेरेडॉक्सिन के पास। अब आम रूटीन में क्या होता था, फेरेडॉक्सिन आगे भेज रहा था किसको, एनएडीपी रिडक्टेज को। लेकिन जब एटीपी कम हो, चाहे इतने एटीपी नहीं है कि आगे अगला साइकिल चलाया जा सके, एनएडीपीएच एक्युमुलेट होना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि एनएडीपी की एनफ है हमारे पास, इट इज मोर देन एनफ। तो क्या होगा कि अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसको दे रहा है, फेरेडॉक्सिन को। फेरेडॉक्सिन बजाय इसके एनएडीपी रिडक्टेज को भेजता है, वो क्या करता है, ये वापस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को भेजता है। तो ये शिफ्ट हो गया इस साइड पे, देखिए जरा, फेरेडॉक्सिन आगे जा रहा था, अब ये फेरेडॉक्सिन किसको दे रहा है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे रहा है सी को, प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन किसको, यहां पर फोटोसिस्टम 1 को। अब जरा गौर कीजिएगा कि यहां से ये फोटोसिस्टम 1, ये आ गया हमारे पास फेरेडॉक्सिन, इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए। फेरेडॉक्सिन ने किसको दिए, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। उसने किसको दिए, प्लास्टोसाइनिन को। उसने किसको दिए, वापस फोटोसिस्टम 1 को। इसने फिर किसको दिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। तो इस तरह से क्या हुआ, इसने इसको दिए, फिर ऑन एंड ऑन एंड ऑन चलता रहा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, एटीपी बन रही है। तो फिर एक साइक्लिक वे के अंदर यहां पर फिर अब काम स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जहां पर ये एंड हो रहा है वहीं से दोबारा शुरू हो रहा है, जहां पर एंड हो रहा है वहीं से दोबारा शुरू हो रहा है। तो साइक्लिक वे के अंदर फिर एटीपी बनाई जाएगी, इतनी एनफ एटीपी बना ली जाएगी कि जब तक दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रनिंग ऑफ द केल्विन साइकिल, मीन्स द डार्क रिएक्शंस। तो दोबारा से सुन लें, जब एटीपी का लेवल इतना कम हो जाए कि केल्विन साइकिल यानी कि फोटोसिंथेसिस के जो सेकंड फेज है वो रन ना किया जा सकता हो, तो फिर एनएडीपी एक्युमुलेट होने की वजह से एक और पाथ चलेगा। उसमें क्या होगा कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो फेरेडॉक्सिन को दे रहा था वो देगा इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फेरेडॉक्सिन आके एनएडीपी रिडक्टेज को नहीं देगा, बल्कि किसको पास करेगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। फिर वहां से अल्टीमेटली घूमते घुमाते कहां पहुंचे, फोटोसिस्टम 1 को। इसी दौरान क्या बन रही है, एटीपी। तो साइक्लिक फैशन में इस तरह चल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब इसमें एक चीज जहन में रखें, डिफरेंस। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन सिर्फ यही है, इसमें कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, 1। नॉन साइक्लिक हमने पूरी पढ़ी, इसमें कितने फोटो सिस्टम है, 2 भी और 1 भी है, ठीक है। और ये इसमें एक और फर्क, ये प्रीडोमिनेंट कौन सा है, जो फोटो सिस्टम 2 और 1 दोनों को इन्वॉल्व करा, मतलब कि नॉन साइक्लिक। और कब चलता है साइक्लिक, कब चलती है, जब एटीपी कम पड़ जाती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, क्लियर। अब एक और सवाल, एक और क्वेश्चन जो कि बहुत अहम है, इसी डायग्राम के बिल्कुल नीचे बताया गया है, इसको एमसीक्यूज के लिए मार्क कर ले, एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है कि यहां पर हमने बात की थी कि एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन यहां पर शो किए गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, हमने ऐसा पढ़ा, ठीक है। एक फोटोन जो आ रहा है वो क्लोरोफिल ए के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, और वो आगे एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है, फिर ऑन एंड ऑन चलता है। लेकिन यहां पर जी स्कीम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शो किए गए। द रीजन इज ओवर हियर, एनएडीपी को एनएडीपीएच में कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द रीजन, यहां पर इसकी कंसंट्रेशन को पूरा करने के लिए इट हैज बीन शोन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो तो ऑलरेडी पढ़े में इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं पढ़े में, तो इसलिए यहां पर 2 का वो सेट लगा हुआ है, क्लियर। तो इसलिए क्योंकि एनएडीपी को रिड्यूस करवाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम चाहिए, तब होगी उसकी रिडक्शन।
सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में आपको वाज़ेह फ़र्क समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे केमी ऑस्मोसिस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।